का तात्कालिक वेग बताए थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया का तात्कालिक वेग होता है अभिकारकों या उत्पादों के विघटन की दर अर्थात सांद्रण परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सांद्रण परिवर्तन की दर के बराबर होता है। परंतु कब? जब अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या हो? 1 हो। अगर इससे अलग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है तो उस अभिक्रिया का जितना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उसी का हम क्या कर देते हैं? भाग करते हैं, गुणा नहीं करते हैं। अभिक्रिया का जितना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उसी का क्या करते हैं? भाग करते हैं प्रत्येक अभिकारक के साथ और प्रत्येक उत्पाद के साथ। हो गया ना? तो अब इस पे सवाल लगेगा। पहले तो एक चीज लिख लो, इंडिकेट पॉइंट, किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक के, मान लो अभिकारक ए था, क्या था जी? ए की सांद्रण परिवर्तन या विघटन दोनों में से कोई भी दे सकता है कि दर बराबर। हो गया? तो ध्यान देना, अगर जैसे बोला कि इसके सांद्रण परिवर्तन की दर या विघटन की दर, तो करना क्या है हमको? dA अपॉन dt। हो गया? ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, बस इसको एक बार लिख रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। देखो, अगर कोई परमाणु है तो इसके विघटन की दर क्या होगी? dNA बटे क्या जी? dB। हो जाएगा ना? इस तरह से कर सकते हो। तो अभी इसको नोट करो, फिर एक सवाल में इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं। चलो एक सवाल लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया हो गया? किसी रासायनिक अभिक्रिया, पहले देखो ABCD वाले पे ध्यान देते हैं। 2A प्लस 3B इक्वल C प्लस 4D एक रिएक्शन है जिसमें A और B अभिकारक हैं। इनकी अभिक्रिया से C और D बन रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्रमशः इनके सामने लिखे गए। दिख रहा है? में C के विघटन की दर, क्या? विघटन की दर 0.8 मोल प्रति सेकेंड है। तो अभिक्रिया का वेग, क्या जी? वेग या मतलब नहीं आई, अभिक्रिया का वेग और A, B तथा D के सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात करो। हो गया? ये अभिक्रिया है, मतलब सवाल है। इसमें एक के विघटन की दर दे दिया है, बाकी के विघटन की दर अर्थात सांद्रण परिवर्तन की दर पूछ रहा है, और अभिक्रिया का क्या पूछ रहा है? वेग भी पूछ रहा है। ठीक है?
तो सबसे पहला काम अभिक्रिया के वेग का इन सबसे संबंध निकालना होगा। जब अभिक्रिया के वेग का इन सबसे संबंध हमें पता चल जाएगा तब हम उसमें मान रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो सबसे पहले तो सवाल उतारो, तब आगे बढ़े। सर्वप्रथम हम अभिक्रिया लिखेंगे, ठीक है? या पहले अभिक्रिया लिखने से पहले लिख लो दिया है, क्या क्या दिया गया है इसको देख लो। क्या दिया है जी? पहले C के विघटन की दर दिया है, किससे प्रदर्शित करेंगे इसको? dc dt। जिसके विघटन की दर निकालना है उसको ऊपर रखना है, t को नीचे रखना है। कितना दिया है जी? 0.8 मोल प्रति सेकेंड। वेग निकालना है a, b व t के विघटन की दर, मतलब इनके विघटन की दर को क्रम से क्या प्रदर्शित करेंगे? dA dt, dB dt और dD dt, ये भी निकालना है। चार चीजें निकालनी, केवल एक चीज दिया गया है। तो सबसे पहला काम हम अभिक्रिया पे आ जाएंगे। क्या हुआ? लगा सकते हो? देखो यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ABCD हमको पता नहीं है क्या है। अभी जब यौगिक आएगा तब वहां पे लगाना आवश्यक होगा। जैसे फिक्स कर दिया कि H2, तो DH2 लिखना सही नहीं लगता है, इसलिए H2 का सांद्रण हमको बड़ा कोष्ठक में H2 लिखना पड़ेगा। कौन सा वेग? ये भी बता रहे, अभी देखो तो इतना जल्दी वेग नहीं हो जाएगा। वो विघटन की दर है, ध्यान दिए ना, केवल उसी के विघटन की दर है वो। हमने कहा था अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन की दर अभिक्रिया के वेग के बराबर होती है, परंतु कब? जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या हो? 1 हो। C का विघटन की दर दिया है, क्या रिएक्शन में C का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है? C के सामने 1 है ना, C का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। इसका मतलब यही अभिक्रिया का क्या है? वेग है। समझ गए? अब लेकिन ऐसे मुंह से तो बोल के बताना नहीं है, तर्क रूप में हमको लिखना है। तो इसके लिए हमारे पास अभिक्रिया होनी चाहिए 2A + 3B, C के बाद C + 4D। तो इसलिए वेग बराबर, ध्यान से देखना, फटाफट लिखो, माइनस लगाओगे 1/2 लिखोगे और dA/, क्या लिखोगे? dt, सबका लिखना है। बराबर फिर माइनस लगाओगे 1/, कितना लिखोगे? 3, और इसका क्या लिखोगे? dB/dt बराबर माइनस लगाओगे, इसमें 1 है, माइनस लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह लगता है क्योंकि उत्पाद में वृद्धि होती है, कमी तो अभिकारक में होती है ना, ध्यान देना। तो अभिकारक वाले के सामने माइनस लगेगा, उत्पाद वाले के सामने नहीं। C के सामने 1 है तो 1/1 करने का कोई मतलब नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो 1/1, और इसको लिखेंगे dC/dt, और ये 1/, कितना? 4, dD/dt कर दिया हमने इतना। अब ये सब बराबर है, इक्वेशन के लिए हमको केवल किसी 2 की जरूरत होती, ठीक है? मतलब पहले के बराबर या तो इसको कर लो, या तो इसको करो, या तो इसको, या तो इसको। लेकिन जिसकी जरूरत है, जो पता है, उसी को कर सकते हैं। कौन पता है हमको? सवाल में क्या पता है? इन चारों में से C वाला पता है ना, तो वेग पहले निकालना है।
तो वेग को इसके बराबर कर लो। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए वेग बराबर dc अपॉन dt, अर्थात 1/1 का कोई मतलब नहीं, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 0.8 मोल प्रति सेकेंड। तो इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? 0.8 मोल प्रति सेकेंड। अब A के सांद्रण परिवर्तन की दर निकालना है, अर्थात इसको, तो इसे किसके बराबर करना होगा? फिर C के बराबर कर लेना होगा। फिर B के सांद्रण परिवर्तन की दर पूछ रहा है ना, फिर उसको किसके बराबर करना होगा? C के बराबर। फिर D के पूछ रहा है ना, फिर D को किसके बराबर करना होगा? C के। मतलब सबको C के बराबर करके निकालते जा सकते हो, या जैसे जैसे निकलता जा रहा है अन्य को भी बराबर मान सकते हो। मान लो वेग के बराबर भी तो इनको कर सकते हो, क्योंकि वेग भी तुमने निकाल दिया है, लेकिन जो पता है उसी से करो, साधारण लगेगा तुमको, लगेगा मतलब उसी के बराबर सबको करके सबका निकाल रहे हैं, हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तरीके से चलता जाएगा। नोट कर लो, फिर आके बता रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट करो। इस तरह के सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना। यहाँ तो हमने ABCD दिया, रिएक्शन भी दिया जा सकता है कोई। अब देखो, वेग निकल गया। इसी प्रकार अब इसमें दो को बराबर करते जाओ जिसकी जिसकी जरूरत है। पहले जरूरत dA/dt निकालना है, उसको पूरा एक साथ -1/2 dA/dt इज इक्वल dc अपॉन dt। मान रखेंगे, देखो इसको उधर भेज देंगे, ये नीचे चला जाएगा, हो जाएगा। क्या होगा जी? dA/dt बराबर -2 इंटू dc dt। तो इसका वैल्यू रख दो -2 इंटू dc dt का क्या रखेंगे जी? 0.8, मतलब 1.6 मोल प्रति सेकेंड। हो गया ना? ऐसे ही इसको बराबर करो -1/3 dB dt बराबर क्या होगा जी? dc अपॉन dt। ये उधर जाएगा तो इस बार dB dt इक्वल -3, उसके बाद dc dt क्या रखेंगे? -3 गुणा 0.8, अर्थात 2.4 मोल प्रति सेकेंड। हो गया। लास्ट वाला बच रहा है, इसको बराबर कर लिया जाए। लास्ट वाला तुम्हारा D को C के बराबर करना है ना, तो dc dt बराबर 1/4 dd dt, ये इधर ही आ जाएगा। तो 4 dc dt बराबर dd dt, मतलब 4 गुणे 0.8 बराबर dd dt। तो dd dt बराबर 3.2 मोल प्रति सेकेंड। इस प्रकार से सबका निकल गया। हो गया। तो फिर एक सवाल लिखो। नहीं, ये वाला नोट में लिखना है। आप लोग घर के लिए बोल रहे हो, उसके नोट में नहीं लिखना है। नोट में एक सवाल बहुत है, देखो। एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ये लिखना।
ये प्लस 2b, फिर के बाद 2c प्लस 3d, 2c प्लस 3d में d के विघटन की दर, d के विघटन की दर, d के विघटन की दर, d का डॉट हो गया। d के विघटन की दर 1.5 मोल प्रति सेकेंड, 1.5 मोल प्रति सेकेंड है। तो अभिक्रिया का वेग और B के सांद्रण परिवर्तन की दर, अभिक्रिया का वेग और B के सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात करो। अभिक्रिया का वेग और B के सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात करो। हो गया ना? बस इसको हल करके आओ घर से। अब आगे की हेडिंग हम लोग लिखते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इस पर इंपॉर्टेंट लिख देना, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, वेग को प्रभावित करने वाले कारक अब क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो कल हमने देखा था अभिकारक की सांद्रता, पढ़े थे। हमने बताया द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे कम होगी अभिक्रिया का वेग भी कम होता जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है जी? अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब वेग किस पर निर्भर कर रहा है? सांद्रता पर निर्भर कर रहा है ना। दूसरा नंबर ताप। हमने कल पढ़ा था एक देहली ऊर्जा, पढ़े थे। कहे थे ऐसे अभिकारक अणु जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा तल के ऊपर होगी उन्हीं के टक्कर से उत्पाद बनेगा। तो हमने माना था देहली ऊर्जा तल है, 100 अणु है, 100 में से कितने की ऊर्जा देहली तल से ऊपर है? 15 की ऊपर है। इसका मतलब 15 के टक्कर से क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। बाकी 85 के टक्कर से उत्पाद नहीं बनेगा। अब सोचो देहली ऊर्जा भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही होगी। मान के चलो देहली ऊर्जा यहाँ पर थी और 15 अणु इस तल के ऊपर थे। 15 अणु इस तल के ऊपर है, उनके टक्कर से बन जाएगा यह उत्पाद। लेकिन जिनकी ऊर्जा इससे नीचे है क्या उनसे उत्पाद बनेगा? तो अगर क्या हो किसी प्रक्रिया के द्वारा इसके कुछ कण इधर चले जाएं, मतलब इनका तल ऊपर हो जाए। अब वो तल नहीं मतलब एक प्लेट नहीं होता कि उससे निकल के उधर चले जाते हैं। देहली ऊर्जा तल उनकी ऊर्जा का एक तल बनाया गया। नीचे से ऊपर जाने पर क्या बढ़ रही है? ऊर्जा बढ़ रही है। जो ऊपर है उनकी ऊर्जा अधिक है, जो नीचे है उनकी ऊर्जा कम है।
तो ये एक निश्चित ऊर्जा तल है कि इसी से ऊपर, इसी ऊर्जा से ऊपर वाले जो अणु होंगे अभिक्रिया में भाग लेंगे, उससे नीचे वाले अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब हमको पता है कि जब हम किसी अभिकारक को या किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब तुम पदार्थ को गर्म करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम्हारे पीछे आग लगा दे, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, भागोगे तुम खूब तेज से, होगा कि नहीं होगा? ठीक वही काम इनके साथ होता है। जब इनको गर्म करते हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो देखो, जब ऊर्जा बढ़ेगी तो इनकी ऊर्जा यहाँ तक है, थोड़ा सा जैसे ही पाए दहली ऊर्जा तल को पार कर गए हैं, अर्थात ये दहली ऊर्जा तल को पार करने लगेंगे। कब? जब हम नीचे से क्या बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, अर्थात गर्म कर रहे हैं ना, तो इनकी ऊर्जा बढ़ने लगी, और जब इनकी ऊर्जा बढ़ने लगी तो इनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा तल को पार करने लगी, और जब दहली ऊर्जा तल को पार करने लगी तो इनके टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद क्या होने लगा, बनने लगा। अर्थात जो अभी 15 के टक्कर से उत्पाद बन रहा था वो गर्म करने के बाद 40 या 50 तक पहुंच जाएगा, और ऊपर भी जा सकता है। जितना ज्यादा गर्म करते जाओगे वैसे ऊपर चलता जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, जो 15 के टक्कर से उत्पाद बन रहा था वो उत्पाद कितने के टक्कर से बनने लगा? 40 या 50 के टक्कर से बनने लगा, तो एक बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना। जो 15 उत्पाद बन रहे थे उतने ही समय में, अब उतने ही समय में 40 या 50 बनने लगेंगे, और ऊपर भी बन सकते। जितना ज्यादा गर्म करोगे उतने ज्यादा बनते जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ताप हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं इनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा तल को क्या करती जाती है, पार करती जाती है, और ये टक्कर के फलस्वरूप क्या बनाना शुरू कर देते हैं, उत्पाद बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वेग जो है ताप पर भी निर्भर कर रहा है कि ताप बढ़ाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। तीसरा, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा टक्करों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। क्या अधिक होगी जी? टक्करों की संख्या। जैसे मान लो ये एक अभिकारक अणु, ये दूसरा अभिकारक अणु, अभी इनको ले जाके टकराए तो मैक्सिमम एक टक्कर हुआ दोनों में एक बार में, हुआ ना। इसको 100 टुकड़े में तोड़ दें, इसको 100 टुकड़े में तोड़ दें। अब जब टकराएंगे तो कम से कम तो 50 टक्कर तो होगी, होगी कि नहीं होगी? 50 में सभी से उत्पाद नहीं बना, तब भी तो 10-20 से कम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वेग ज्यादा होगा। यहाँ पे एक ही टक्कर हो रही है, जब इनको छोटा कर दिया जाए, छोटा करने को तभी देखो, ये एक अभिकारक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माने तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, हो गया ना। अभी इसको हम अगर 100 टुकड़े में काट दें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? अगर इस जस्टर को हम 100 टुकड़े में काट दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? सही थी बताना। बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? बात को ध्यान से समझो। जितनी बार काटोगे अंदर की एक एक परत ऊपर आती जाएगी, आएगी। अगर हम इसको बीच से एक टुकड़े में काट दें तो जो अभी इसके अंदर की एक परत हमको खुल के दिखेगी, क्या वो अभी दिख रही है? हमको नहीं दिख रही है। ये देखो निकाल दिया है, देखो एक परत दिख गई, यहां से दिख रहा है, ये दिखा तुमको और ये दिखा, 2 परत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये बंद करने से दिख रहा था क्या हमको? दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। 2 टुकड़े में हमने किया, देखो 2 गुना लगभग बढ़ जा रहा है, और कर दो टुकड़ा और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मतलब जितने टुकड़े में इसको करते जाओगे उतने अंदर के नए पृष्ठ बाहर आते जाएंगे, और जितने अंदर के नए पृष्ठ बाहर आएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतने ही अणु ज्यादा टकराएंगे, और जितने ज्यादा अणु टकराएंगे उतना ही उत्पाद बनने की संभावना भी अधिक होगी, होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब अगर इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं तो भी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। उसके बाद देखो प्रकाश ऊर्जा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, मेथेन का क्लोरीनीकरण जो उस दिन 4 पद में लिखे थे ना, जटिल अभिक्रिया में 4 पद में लिखे थे, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकती है, क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। जैसे अगर ये अभिकारक अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा को क्या कर सकते हैं,
अवशोषित कर सकते हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये दहली ऊर्जा तल को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, और उससे भी उत्पाद क्या होने लगेगा, बनने लगेगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया ना? बस तो कुछ इस प्रकार के हैं वेग तो प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, 4-5 पढ़ना है हमको, एग्जाम में पूछा जाता है। लिख लो इसको, शुरू करो, 2-2 लाइन सब में लिखते चलो। प्रभावित करने वाले कारक तो लिखो, किसी अभिक्रिया के वेग को निम्न कारक प्रभावित कर सकते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग को निम्न कारक प्रभावित कर सकते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग को निम्न कारक प्रभावित कर सकते हैं। हो गया ना? पहला नंबर, पहला हेडिंग लिखना, हेडिंग अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का ताप। हो गया? देखो, जैसे जैसे अभिक्रिया का ताप बढ़ता है, जैसे जैसे अभिक्रिया का ताप बढ़ता है, वैसे वैसे अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रभावी टक्कर लिखे, क्या क्या लिखे हो, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है, और अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। हो गया? तो कल पढ़ेंगे हम लोग आगे, 4 बचा उसको कल बता देंगे।